Assalamualaikum. Welcome back to online class of the chemistry. So dear student, I hope you will be fine, fit and healthy at your home. So stay home, stay safe, keep studying. Okay, so as you know very well that last time we had a study about and we had to start the P block elements. In the P block element we had to start the group 16, 17 and 18 elements. ओके आई होप जितना भी पढ़ाया गया वो आपको सबको अच्छे से मालूम होगा और अपने उसकी नोट्स वगैरह तैयार किए होंगे. ओके तो कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, ये ऐसा होमवर्क रहेंगे आपको. ओके या फिर आप इसके अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द पी ब्लॉक एलिमेंट. ओके नाउ व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट. ओके एंड द थर्ड क्वेश्चन इज वेयर इज द प्लेस. ओके वेयर इट प्लेस. पी ब्लॉक एलिमेंट कहां पर प्लेस किए गए हैं पीरियोडिक टेबल में, कहां रखे गए. ओके चलिए, सो लास्ट टाइम वी हैड स्टडी अबाउट इन द पी ब्लॉक एलिमेंट स्पेशली इन ग्रुप 16, 17 and 18 we had finished the chemical properties. Okay, reactivity toward the oxygen, reactivity toward the hydrogen we had seen. Okay, now we are going to discuss the very important topics and very interesting topic, that is allotropy. Okay, तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई एलोट्रॉपी होती क्या है. ओके और उससे भी पहले ये मालूम होना चाहिए कि भाई एलोट्रॉप्स क्या होते हैं. ओके तो एलोट्रॉप्स क्या है, उसके डिफाइन किस तरीके से किया जाता है. देखिए कि भाई नेचर के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो एक से ज्यादा फॉर्म में, एक से ज्यादा शक्ल में अवेलेबल है. ओके वो उनकी एक से ज्यादा फॉर्म, वो उनकी एक से ज्यादा शक्ल, वो उनका एक से ज्यादा रूप एलोट्रॉप्स कहलाता है. ओके टू एंड मोर फॉर्म ऑफ द एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन नेचर इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स. ओके यानी मेटल कोई भी एलिमेंट की, अब जरूरी नहीं है सारे के सारे एलिमेंट एलोट्रॉपी शो करते हो, मगर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो नेचर में एक से ज्यादा नेचुरली फॉर्म के अंदर अवेलेबल होते हैं. वो उनकी नेचुरली फॉर्म, वो उनकी नेचुरल फॉर्म जो एक से ज्यादा है उसे कहा जाता है एलोट्रॉप्स. फिर से सुन लीजिए, व्हाट इज द एलोट्रॉपी, व्हाट इज द एलोट्रॉप्स. टू एंड मोर फॉर्म ऑफ द एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन नेचर इज कॉल्ड एलोट्रॉपी. Okay, and this phenomena is called allotropy. Is it clear? Okay. Now, I think you know very well that the group 16 element. Okay, group 16 element की अगर हम बात करते हैं तो हमारे group 16 element कौन से? ऑक्सीजन, okay, सल्फर, सेलेनियम, टैलेनियम and polonium. These are the elements of the group 16. Okay, and these all elements shows the allotropy. सारे के सारे एलिमेंट एलोट्रॉप्स बताते हैं. मतलब ये सारे एलिमेंट नेचर में एक से ज्यादा फॉर्म में अवेलेबल होते हैं. जैसे ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन नेचर में दो फॉर्म में अवेलेबल है. पहले तो ये O2 यानी ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं, यानी ये फॉर्म में अवेलेबल होता है. ओके दूसरा आपने सुना होगा और आपको पता होगा दैट इज O3 एंड O3 इज नथिंग बट इट इज अ ओजोन. इज इट क्लियर? तो अब मेरे ख्याल से शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि एलोट्रॉपी किसे कहते हैं. ओके अब देखिए ऑक्सीजन नेचर में O2 के भी फॉर्म में अवेलेबल है एंड O3 के भी फॉर्म में अवेलेबल है. ओके तो ये ऑक्सीजन के दो फॉर्म, नेचुरल फॉर्म है, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये दोनों फॉर्म कहलाते हैं एलोट्रॉप्स. ओके तो इसीलिए डिफाइन किया जाता है टू एंड मोर फॉर्म ऑफ द एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन नेचर इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एलोट्रॉपी. ओके और भी फिर एलोट्रॉप्स है, जैसे सल्फर के एलोट्रॉप्स होते हैं, सल्फर के दो एलोट्रॉप्स होते हैं. ओके और सल्फर के लिए आप कुछ ज्यादा डिटेल में देखेंगे इसके
आपको पता है हमने ये सब बड़े सॉलिड स्टेट के अंदर रोम्बिक क्या होता है, मोनोक्लिनिक क्या होते हैं, ये इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म की बेस पर इनके अलग अलग रूप होते हैं, इनकी अलग अलग शक्ल होती है। ओके, और ये क्या कहलाते हैं, एलोट्रॉप्स। तो सल्फर नेचर के अंदर दो तरीके से एग्जिस्ट करता है, एक रोम्बिक फॉर्म के अंदर और दूसरा सेलेनियम, दूसरा मोनोक्लिनिक फॉर्म के अंदर। ओके, तो ऐसे ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सल्फर के दो इलेक्ट्रॉन्स। अब सेलेनियम की बात करते हैं तो सेलेनियम भी नेचर के अंदर दो फॉर्म में अवेलेबल होता है। ओके, सबसे पहली फॉर्म है इसकी रेड सेलेनियम। ओके, और दूसरा है ग्रे। एक और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रेड एलोट्रॉप्स है सेलेनियम का, ये नॉन मेटल होता है। ओके, और जो ग्रे फॉर्म है ये मेटालिक होती है। ठीक है, देखिए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें है ये। ओके, अब सेलेनियम की बात ले लीजिए कि भाई दो तरह के इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ओके, कलर के साथ में कैरेक्टर के अंदर भी चेंज। ओके, रेड नॉन मेटल, ग्रे मेटालिक। ओके, ऐसे पोलोनियम भी दो एलोट्रॉप्स शो करता है। ओके, एक इसकी एलोट्रॉप्स होती है, टेलेनियम रहेगा, पहले टेलेनियम की देख लेते हैं। टेलेनियम की भी दो एलोट्रॉप्स होती है। वो दो एलोट्रॉप्स कौन से देखिए, सबसे पहले क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है एमॉर्फस। देखिए सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। यानी ये वो बात हो गई कि भाई एक ही एलिमेंट नेचर में दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। वो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर भी अवेलेबल है और एमॉर्फस फॉर्म के अंदर भी अवेलेबल है। मेटालिक फॉर्म में भी अवेलेबल हो रहा है और नॉन मेटालिक फॉर्म में भी अवेलेबल हो रहा है। ओके, तो ये जो फॉर्म है, ये जो डिफरेंट फॉर्म है, डिफरेंट टाइप्स है, ओके, यही कहलाते हैं एलोट्रॉप्स। ओके, तो टेलेनियम के लिए तो देखिए एक फॉर्म होती है उसकी क्रिस्टलाइन, दूसरी होती है एमॉर्फस। और हमने सॉलिड स्टेट पढ़े हैं और आपको बहुत ही अच्छे से मालूम है कि सॉलिड स्टेट के अंदर दोनों में क्या डिफरेंस होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलते हैं कि भाई ऐसे सॉलिड जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो डेफिनाइट, रिपीटिंग, रेगुलर पैटर्न होता है। मगर एमॉर्फस सॉलिड के अंदर उन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कोई डेफिनाइट, रिपीटिंग, रेगुलर ऑर्डर में नहीं होता है। ओके, तो टेलेनियम exists in two electrons, that is crystalline, another is the amorphous. Okay, now polonium is also exists in two forms. First is the alpha, another is the beta form. Okay, so dear student, this is the allotropy of the group 16 element. ओके, देख लीजिए, बस ये शॉर्टकट है, इसी का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी को मेमोराइज कीजिए। ओके, या फिर आप अपने टेक्स्ट बुक से टैली कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ नोट्स भी तैयार करना आपको। एक बार फिर से देख लेते हैं कि भाई एलोट्रॉप्स होते ही क्या है, एलोट्रॉप्स मतलब क्या होता है। यानी कोई भी एलिमेंट की दो या दो से ज्यादा फॉर्म जो नेचर में एग्जिस्ट करती है उसको एलोट्रॉप्स कहते हैं और इस प्रोसेस को एलोट्रॉपी कहा जाता है। और ग्रुप 16 एलिमेंट्स के यानी ऑक्सीजन फैमिली के सारे एलिमेंट्स एलोट्रॉपी शो करते हैं। ऑक्सीजन पे एलोट्रॉपी शो कर रहा है, सल्फर एलोट्रॉपी शो कर रहा है, सेलेनियम शो कर रहा है, टेलेनियम शो कर रहा है, पोलोनियम भी शो करता है। ओके, और सबके कितने एलोट्रॉप्स हैं यहाँ पर? 2 एलोट्रॉप्स है। क्लियर? ओके, अब कुछ थोड़ा सा सल्फर को थोड़ा सा डिटेल में हम टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। चलिए देखिए अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 147। ओके, एक टेबल बना हुआ है, इसके अंदर अपने को कंपेयर करना है स्पेशली द एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होंगे टेबल के अंदर कुछ इस तरीके से 3 कॉलम है। पहली कॉलम के अंदर प्रॉपर्टी है, दूसरे कॉलम के अंदर रोम्बिक सल्फर की बात हो रही है जिसको अल्फा सल्फर भी कहा जाता है, दूसरा मोनोक्लिनिक सल्फर जिसको बीटा सल्फर कहा जाता है। तो आप इसके अंदर डिफरेंस देख रहे हैं। अगर रोम्बिक सल्फर की बात करें तो इसका कलर पेल येलो होता है, अगर मोनोक्लिनिक सल्फर की बात करें तो ये ब्राइट येलो सॉलिड होता है। ओके, नेक्स्ट शेप की बात करें तो इसका शेप और तो होम्बिक क्रिस्टल होता है, और मोनोक्लिनिक की बात करें तो इसका शेप निडल शेप मोनोक्लिनिक क्रिस्टल होता है। ओके, यानी ये पॉइंटेड होते हैं।
नेक्स्ट अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो 385.8 केल्विन्स होता है और इसका 393 केल्विन्स होता है। ओके, ऐसे इनकी डेंसिटी के अंदर आप डिफरेंस देख रहे हैं, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि डेंसिटी के अंदर किस डिफरेंस है। तो कौन हैवी है इसके अंदर? रोम्बिक सल्फर ज़्यादा हैवी है। ओके, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो रोम्बिक सल्फर क्या होता है? इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन CH2। ये स्पेशल पॉइंट है, ये याद रखना है आपको, ये डिफरेंस है इसके अंदर दोनों के अंदर कि अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो रोम्बिक सल्फर क्या होता है? वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, मगर सॉल्युबल किसके अंदर होता है? कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर। ओके, और मोनोक्लिनिक क्या होता है? सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, नेक्स्ट अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ये स्टेबल होते हैं, टेम्परेचर होता है कुछ। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें अगर तो ये थर्मल स्टेबिलिटी के अंदर 369 केल्विन्स पर क्या होता है? ये स्टेबल होगा और ये 369 ट्रांसफॉर्म करेंगे अल्फा सल्फर एंड येलो दिस टेम्परेचर, बिलो दिस टेम्परेचर। ओके, यहाँ पर ये बीटा रेडिएशन इमिट करता है और ये यहाँ पर अल्फा। ओके, ऐसे स्ट्रक्चर की बात करें हम तो ये S8 मॉलिक्यूलर हैविंग द पैकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, और यहाँ पर भी स्ट्रक्चर से भी होती है पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में दिखाया हुआ कि भाई S8 जो सल्फर है वो एक शेप तैयार करता है जिसको पकड़ स्ट्रक्चर भी या फिर क्रॉस स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। नेक्स्ट इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इट इज प्रिपेयर बाय द इवापोरेशन ऑफ द रोल सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड और रोम्बिक सल्फर मेल्ट इन द डिश एंड क्लोथ टिल द क्रस्ट एंड फॉर्म। यानी इनके मेथड है, इनको किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। ओके, तो आप इसको देखिए और इसके पॉइंट याद रखना है आपको, स्पेशली डेंसिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, शेप हो गया, कलर हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, ये तो पॉइंट आपको याद रखने हैं क्योंकि ये इनको डिफरेंस शो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखना है हमको ऑक्सी एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड ऑफ 16 ग्रुप 16, ऑक्सी एसिड ऑफ ग्रुप 17। ओके, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है एक बार। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई व्हाट इज द ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड कहते हैं किसे। ओके ओके, वैसे तो एसिड आपको पता है एसिड होते क्या है? प्रोटॉन डोनर होते हैं। ओके, H पॉजिटिव जो लॉस करते हैं वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। मगर यहाँ पर एक नई चीज है वो है ऑक्सी। भाई ऑक्सी एसिड किसे कहेंगे? तो जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि भाई सबसे पहले तो ये वो एसिड होंगे या वो कंपाउंड जहां पे ऑक्सीजन एटम का होना कंपल्सरी है। ओके, और ये ऑक्सीजन एटम एक हाइड्रोजन के साथ अटैच होना चाहिए। अरे ये वाला पूरा ग्रुप, अब इनको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कह सकते हैं कि अरे ये कंबाइन होना चाहिए नॉन मेटल से। अगर कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है तो ये कंपाउंड, ये एसिड कहलाते हैं ऑक्सी एसिड। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज द ऑक्सी एसिड? द एसिड इन विच oxygen atom is attached with hydrogen and the another valency of oxygen satisfied with attachment of with non-metal, या फिर the acid in which the oxygen hydroxyl group attached to non-metal. ओके, तो ये कहलाते हैं ऑक्सी एसिड। ठीक है? ओके, अब हमारे पास में डिफरेंट ऑक्सी एसिड देखना है आपको, स्पेशली सल्फर के। ओके, और इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, नाम याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, और एक और चीज वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट भी याद रखना है आपको। ठीक है, बॉक्स के अंदर दिए भी है नहीं दिए पता नहीं, मतलब मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको और किस तरीके से निकालना है, आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फोरस एसिड। ओके, फॉर्मूला H2SO3, नॉट H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है। ओके, ये क्या है? सल्फोरस एसिड H2SO3। ऑक्सीजन एटम कितने होते हैं इसमें? 3। ओके, एक सल्फर, ये जो है यहाँ पर बनी हुई ये है लोन पेयर ऑन सल्फर। ठीक है, स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, याद रखिए। ओके, दूसरी बात, इसके अंदर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से सल्फर से अटैच है और 2 OH ग्रुप है। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की कि हाउ विल यू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, दो चीजों की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मालूम है, दो एलिमेंट की, जिसमें से एक ऑक्सीजन है जो क्या होगा? हमेशा 2 नेगेटिव स्टेट में होता है। ओके, 99% 2 नेगेटिव स्टेट में होता है, मगर एक टाइम ऐसे भी आता है कि जहां पर ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होता है, और वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है पेरोक्साइड।
ठीक है। तो जहां पर भी पेरोक्साइड बॉन्ड होगा, पेरोक्साइड बॉन्ड आपको पता है द बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, उस बॉन्ड को बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। और पेरोक्साइड बॉन्ड के अंदर वो पेरोक्सी ऑक्सीजन जो लिंकेज है उनकी ऑक्सीजन स्टेट होती है -1। बाकी जितनी भी केसेस है फिर उसके अंदर क्या होंगी, हमेशा -2 होगी। ओके, और एक केस और भी देखिए हमने इसके पहले, OF2 के अंदर +2 भी होती है। खैर मैक्सिमम केसेस यहाँ पर जितनी भी -2 है और कुछ -1 भी है। तो हमको निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। किसके निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। हमको दो चीजों की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम है, कंपाउंड सिर्फ 3 चीजों से मिलकर बने हुए, जितने भी ऑक्सी एसिड है सिर्फ 3 चीजों से मिलकर बने हुए हैं, उसका बोल सल्फर, अनदर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये दोनों की तो हमको पता है, ओके, सिर्फ और सिर्फ सल्फर की पता नहीं है। ओके, तो सल्फर की किस तरीके से निकालेंगे, एक फॉर्मूला है कि कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड के लिए आपको पता होना चाहिए कि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो हम यहां पर पहले ऑक्सीजन के काउंट कर लेते हैं। एक ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, मतलब 3 ऑक्सीजन एटम, कितने नेगेटिव चार्ज चाहिए, 2 into 3 -2 into 3 तो कितने चाहिए, -6। मगर कंपाउंड में कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब जितने नेगेटिव है उतने पॉजिटिव है। तो क्या कोई और भी पॉजिटिव है? यस, हाइड्रोजन तो पॉजिटिव स्टेट में होता है ना। ओके, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन के क्या हो गए थे, -6, ठीक है, और हाइड्रोजन के कितने हैं, +2। अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा आंसर, -4। मगर यहां पर कोई चार्ज दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, तो इसका मतलब ये चार्ज भी न्यूट्रल हुआ है। और किससे न्यूट्रल हुआ है, इस सल्फर से। तो सल्फर यहां पर कौन से ऑक्सीजन स्टेट में है, +4, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड, द वेल नोन कंपाउंड, आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ओके, अब इसका फार्मूला क्या है, H2SO कितने से है, 4। ओके, अब इसका हमको क्या निकालना है, शेप इस तरीके से होता है, ऑक्सीजन स्टेट निकालना है इसकी सल्फर की। तो यहां पर ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, यानी कितने ऑक्सीजन कितने नेगेटिव, 4 ऑक्सीजन है, एक सिंगल होता है 2 नेगेटिव, तो 4 मतलब 8 नेगेटिव चाहिए। मगर यहां पर कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा, मतलब जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव। तो क्या कोई और पॉजिटिव है? यस, हाइड्रोजन यहां पर पॉजिटिव है, तो 1 हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव, 2 हाइड्रोजन 2 पॉजिटिव होंगे। ओके, तो मतलब क्या हो गया, -8 में से 2 पॉजिटिव अगर माइनस करते हैं तो -6 बच रहा है, और -6 चार्ज तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है, टोटल मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल है, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। तो यहां पर सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +6। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है डाई और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ओके, फार्मूला H2SO7। बुक्स के अंदर थोड़ा सा स्ट्रक्चर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, चेक कर लीजिएगा। सिंगल ऑक्सीजन के साथ में 2 इस तरीके से ग्रुप अटैच होना चाहिए। ओके, तो स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, यहां पर टोटल ऑक्सीजन देख लीजिए कितने हैं, 7 है, मतलब -14। ओके, और कितने हाइड्रोजन है, 2। ओके, तो 2 हाइड्रोजन मतलब -12 डिवाइडेड बाय 2 सल्फर है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा फिर से, +6। ओके, तो इस तरीके से नेक्स्ट आता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ओके, पर ऑक्सीसल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर एक परऑक्सी बॉन्ड है। आपको पता है परऑक्सी बॉन्ड किसे कहते हैं, सिंगल बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। ओके, तो यहां पर हम जब इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे तो ये ऑक्सीजन -1 में, ये ऑक्सीजन -1 में। ओके, ये -2 में, ये -2 में, ये -2 में, तो माइनस 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 कितने हो गए यहाँ पर सब टोटल -8 हो गए। मगर एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, तो ये ++1 में होते हैं। तो -8 में से प्लस के 2 अगर कैंसिल करते हैं तो आंसर बचेगा -6। मगर कंपाउंड न्यूट्रल है तो इसलिए ये कौन सी स्टेट में होगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। और ऐसे पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ओके, फार्मूला H2SO5 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ये होमवर्क है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। ओके, और ऐसी आपको ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन या फिर हाइलाइट्स के बुक्स पर से एक बार रीड करना है। ओके, और कुछ प्रॉब्लम रहा तो पूछना। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ।